जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी यूनिट 5 जो कि हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है, उसमें धूमिल जी की जो हमारे पाठ्यक्रम में 4 रचनाएं लगी हैं, जिनमें नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो आज हम रोटी और संसद, जो कि 8 पंक्तियों की कविता है, बहुत ही संक्षेप में ये कविता है, लेकिन संक्षेप में ही सही, ये जो एक एक शब्द इसमें पिरोए गए हैं कविता में, वो गहरे निहितार्थ को हमारे सामने परत दर परत खोल कर रखने वाले हैं। ये जो कविता है, इनका कल सुनना मुझे 1976 में जो काव्य संकलन प्रकाशन में आता है, ये उसी में संकलित कविता है। कविता बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कविता के निहितार्थ बहुत गहरे हैं। ये कहते हैं कविता में, जो शुरुआत होता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है, न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आपने इनके इससे पहले भी जितनी रचना है, चाहे वो मोचीराम हो, नक्सलवाड़ी रचना हो, या हमने बात किया अकाल दर्शन, तत्कालीन जो क्षोभ उत्पन्न हुआ था, देश में जो है हताशा की स्थिति थी, आ कविता के दौर में इन्होंने उन प्रासंगिक मुद्दों को प्रत्यक्ष तौर पे, यानी डंके की चोट पे उठाकर जो सबके सामने रखा, वही चीज बिल्कुल ये भी वही प्रश्न उठाते हैं जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था अकाल दर्शन में कि भूख आखिर कौन उपजाता है। जो चालाक सत्ता है वो भूख उपजाने की जो अलग अलग तरीके बता रहा है कि कहीं पे जनसंख्या उसका कारण है या प्रकृतिजन्य कारण है, उसमें सत्ता का कोई हाथ नहीं है। आज उसी से फिर से धूमिल वही प्रश्न कर रहे हैं, यानी रोटी और संसद में, कि अगर एक कृषक, एक ऐसा वर्ग जो है पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, फसल उगा रहा है, फिर भी उसे लड़ना पड़ता है समाज से, सत्ता से लड़ना पड़ता है, उसके हिस्से की उसको परिश्रम का फल भी नहीं मिल पाता है। किसानों की स्थिति बहुत बदहाल रहती है। दूसरा एक मध्यवर्गीय जो रोटी को पकाने का काम करता है, लेकिन ठीक है, एक वर्ग, कम से कम एक वर्ग है वो परिश्रम कर रहा है, दूसरा पका रहा है, लेकिन ये तीसरा कौन सा है? जो संसद में क्या सांसद पहुंचे वो है? यानी एकदम कुठाराघात, बिल्कुल प्रत्यक्ष कुठाराघात इन्होंने कहा है कि ये तीसरा कौन है जो खिलवाड़ कर रहा है, गोदामों में सामान रख रख के सामने से कह रहा है कि नहीं अकाल की स्थिति है, फिर पीठ पीछे ले आके कहता है सहानुभूति के साथ हम तो रसद का वितरण कर रहे हैं, गरीबों का ध्यान रख रहे हैं। तो ये उसी से प्रश्न किया जा रहा है यहाँ पे कि ये तीसरा आदमी कौन है। जब हम इस तीसरे आदमी से प्रश्न करते हैं तो हमारी संसद मौन है। संसद तो छोड़ो, यहाँ की जनता भी मौन है, जिसने अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा वो भी मौन है। तो ये चीज आप तभी समझ पाएंगे जब आप धूमिल के तेवर को समझ पाएंगे। 60वीं कविता के दौर में, चाहे ये राजकमल चौधरी इनके मित्र हों, चाहे इनके द्वारा ये लिखे जा रहे हों, या बाद के और भी कवियों के जो तेवर को आप देखेंगे ना, उसमें आपको लगेगा कि इन लोगों ने सत्ता से प्रत्यक्षता है सवाल किया है, बिना डरे। जो इनके लेखकीय कर्म है, एक जो समाज में एक कह सकते हैं कि जो दायित्व होता है एक लेखक का, बिल्कुल उन्होंने उन दायित्व कर्मों को निभाया है। उपरोक्त पंक्तियों में व्यवस्था में जो तीसरे आदमी की घुसपैठ पर इन्होंने प्रश्न किया, वो प्रश्न करने वाले सुदामा, जिनको हिंदी साहित्य की जगत में यंगरी इनको कहते हैं ना, कि जैसे क्रोध से व्यक्ति होता तो कहते हैं कि ये हिंदी साहित्य में यंगरी यंग मैन है, जिन्हें साहित्य की दुनिया में धूमिल नाम से जाना जाता है। इनका नाम सुदामा पांडे है। आप यही चीज मध्य काल में देखेंगे, निर्गुण धारा के कवि कबीर जी, बिल्कुल डंके की चोट पे, किसी से वो डरते नहीं है। जाति के आधार पे हो, वर्ग के आधार पे हो, समाज के हर वर्ग को वो बिल्कुल प्रत्यक्षता चुनौती देते कि किसी को दमखम है तो बोल के दिखाए। वही चीज, वही तेवर आप आगे के आधुनिक कवियों में जाके देखते हैं तो वही चीज आपको निराला में, फिर मुक्तिबोध, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस में, या जितनी भी कविताएं लोगों की आती है उनमें वही तेवर दिखता है कि प्रत्यक्ष सवाल करना। इनके बारे में बात करें तो धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 को वाराणसी में खेवली में हुआ था। इनके पिता शिवनायक पांडे एक मुनीम और माता इनकी जो थी वो रजवंती देवी गृहिणी थी। इनका विवाह जो है 12 वर्ष की उम्र में जो है मूरत देवी से हुआ था। और धूमिल का पूरा जीवन जो है बहुत ही संघर्षों से भरा पड़ा है, क्योंकि ये जो है जीवन की शुरुआत ये आजीविका से। आपने देखोगे हिंदी साहित्य में ज्यादातर जो लेखक है वो लेखकीय कर्म तो बहुत ही आप कह सकते हैं तन्मयता से करते हैं,
स्वार्थ से अभिभूत होकर नहीं करते, बल्कि नित्य प्रति अपना एक वो समझ के करते हैं कि अपना दायित्व समझ के करते हैं, बट उनके साथ जो है न्याय नहीं हो पाता। वो जीवन पर्यंत अगर आप देखेंगे तो आर्थिक अभावग्रस्तता की स्थिति में रहते हैं, चाहे वो निराला हो, मुक्तिबोध हो। लगभग आपको सभी साहित्यकारों की वो स्थिति देखने को मिलेगी, चुनिंदा को छोड़ के। तो ये स्थिति इनके साथ थी, आर्थिक अभाव की ग्रस्त की स्थिति में बिल्कुल ये आप कह सकते हैं दर बदर भटक रहे थे। और 1958 में इन्होंने ITI वाराणसी से डिप्लोमा किया और वहीं पे ये विद्युत अनुदेशक के पद पे हो गए। लेकिन ये चीज़ बहुत ज़्यादा समय तक चला नहीं, क्योंकि ये सत्ता के जो भी आप कहिए कि जो समाज में गलत हो रहा है उसके प्रति अगर वो क्वेश्चन मार्क लगाता है तो सत्ता की उंगली उस पर जरूर पड़ती है और उसकी निगाह में वो व्यक्ति रहता है कि कब उसको बर्बाद किया जाए। तो धूमिल भी इससे अछूते नहीं रह जाते। धूमिल का रचना संसार कल्पनाशीलता से परे जीवन के यथार्थ के जितने ही सन्निकट जाता है उनको उतना ही विचलित करता है कि हम समाज को क्या चीज दे सके। जब वो खुली आंखों से देखते हैं कि कितनी बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हो रही है, कितना गलत हो रहा है और भोली भाली जनता को गुमराह किया जा रहा है, तो उनके साहित्य सृजन लेखकी धर्म में एक अलग तेवर आता है। हमने धूमिल के बारे में पहले ही बताया कि उनका भोगा हुआ यथार्थ है, उनका कोई सहज सरल कविता नहीं है, सिर्फ आपको मनोरंजन के लिए कविता लिख दिया। अगर वो संसद से ये प्रश्न कर रहे हैं तो उस प्रश्न के गहरे निहितार्थ हैं। कुछ तो ऐसा समाज में घटित है जिसपे लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो कोई बुद्धिजीवी तो प्रश्न करने वाला होना चाहिए, तो वही वो प्रश्न करते हैं। साहित्य सृजन साफ साफ कहते हैं, साहित्य सृजन धूमिल अपने लिए कि ये मेरे लिए मनोरंजन की चीज नहीं है। वो इसके बारे में अपनी अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहते भी हैं कि कविता क्या है, कोई पहनावा है, कुर्ता पजामा है? ना भाई ना, कविता तो शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। कविता का क्या मतलब होना चाहिए? कविता में किसी का दर्द स्पष्ट झलक रहा है तो वो कटघरे में खड़ा हुआ व्यक्ति जो बेकसूर आदमी है उसका हलफनामा है वो कविता, सिर्फ वो मनोरंजन की वस्तु नहीं है। कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालागत है। कविता कहते नहीं कि ये पंक्तियां कही जाती है कि जो कवि सबसे पहले कोई कवि होगा जरूर वो वियोगी होगा पहला कवि, तभी तो उसके मन से कोई आह वो दर्द वो कराह निकली होगी, तभी तो उसने लेखिकी कर्म को अपनाया होगा, लोगों के सामने अपनी भावाभिव्यक्ति की। तो सिर्फ मनोरंजन के लिए सबके सामने नहीं आया। वही चीज यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कविता क्या है, किसी बौखलाए हुए आदमी का जो अंदर से एक टीस होती है उसको उसने सबके सामने रखने की कोशिश की, तो उसको सिर्फ आप मनोरंजन नहीं समझिए। कविता के बारे में ये भी कहती है, कविता क्या है, भाषा में आदमी होने की तमीज है। धूमिल की भाषा हिंदी कविता की बनी बनाई परंपरा से अलग है। वे कविता की दुनिया में भाषा का भ्रम तोड़ते हैं। आपको बहुत ज्यादा छंदों से या अलंकार पूर्ण इस तरीके से भावाभिव्यक्ति नहीं करना कि वो समझ से परे जाए। जो समाज में यथार्थ घटनाएं, सच्ची घटनाएं घटित रही, हमें उसी को सबके सामने रखना है, तो क्यों ना उसी लहजे में रखे जिससे जो आप कह सकते हैं कि जो धरातल पे व्यक्ति वो भी समझ पाए, ना कि सिर्फ शिक्षित व्यक्ति समझ पाए। धूमिल ने विशेष रूप से सामाजिक और राजनीतिक असंगतियों पर प्रहार करते हुए मोचीराम में जैसे कहा था कि बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में हर एक व्यक्ति एक जोड़ी जो है वो क्या है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मैं तो मरम्मत के लिए जब वो खड़ा होता है एक जूता ही समझ के उसकी मरम्मत करता हूँ। असल बात तो ये है कि आजकल जो कोई भी व्यक्ति है वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहा, सब जूते की नाप से बाहर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे धूमिल पेशे और जो अपनी तन्मयता से लगन से काम कर रहे हैं उनको भी ये चीज याद दिला रहे हैं कि उनके साथ कैसे जो है जातियां हो रही है, जो बड़े व्यक्ति हैं वो कैसे उनके साथ शोषण कर रहे हैं, और शोषण के खिलाफ वो व्यक्ति नहीं बोल पा रहा मोची, क्योंकि वो सभी को समान समझता है। धूमिल ये भी कहते हैं कि असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, किसी का नहीं अधिकार है। धूमिल की कविताओं में आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा भी दिखती है। वो आजादी के वो जब लोगों को कहते हैं कि सब लोग एक कतारों में भेड़ की तरह चल रहे हैं, उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि यार इनके साथ इतनी ज्यादा जातियां हो रही है, इतनी गलत हो रही है, फिर भी ये जुलूसों में क्यों पहुंच जाते हैं, उन जुलूस से इनको क्या मिलता है, वहां पे ये क्या अपना मतलब कि दुखड़ा गा पाते हैं। तो वो यही कहते हैं कि जनता क्या है, जनता तो एक भेड़ है जो दूसरों की ठंड के लिए अपने पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। वे कहते हैं कि आजादी तीन थके हुए रंगों का, आजादी के बारे में जब हम अपने झंडे को लेके बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि हम आजाद हैं, तो वो कहते हैं क्या वो जो हम आजादी तीन थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढो रहा है, या इसका कोई खास मतलब है। यानी जब ये 1976 की बात है लगभग, ये जो संकलित हुआ कल सुनना मुझे में रोटी और संसद करके, तो लगभग 20-22 साल जो गुजर चुके हैं आज़ादी के बाद, फिर भी वैसी बदहाल स्थिति, इवन उससे भी ज़्यादा स्थिति खराब होती जा रही है। तो ये 20 साल बाद कहते हैं कि मैं अपने आप से एक सवाल करता हूँ, जानवर बनने के लिए कितने सब्र की जरूरत होती है। धूमिल की कविता में
जो सभ्यता, शालीनता, भद्रता, जो समाज में कुरूपता नजर आता है उसका वो विरोध करते हैं और बिल्कुल डंके की चोट पे उसका विरोध करते हैं। वो तमाम ठगे हुए लोगों को इस प्रकार से जुबान देते हैं कि आप सब कैसे ठगे गए हो, अगर आपको नहीं, आप चेतनशील अवस्था में नहीं हो तो एक बुद्धिजीवी वर्ग जो समाज में कम से कम आंखें खोल के बैठा है वो आपको बताता है कि आप ठगे कैसे गए हो। तो वो कहते हैं कि जनतंत्र, त्याग, स्वतंत्रता, संस्कृति, शांति, मनुष्यता, ये सारे शब्द थे, सुनहरे वादे थे, खुशहाल इरादे थे। धूमिल आम आदमी की व्यवस्था का भी जिक्र करता है। जब वो देखिए मोचीराम में ही कैसे उस व्यक्ति की व्यवस्था का वर्णन कर रहे हैं कि वो विवश से कुछ नहीं कर पा रहा है, या भूख कौन उपजाता है उसमें भी देख रहे हैं कि भूख कौन, सत्ता का हाथ पकड़ते हैं, सत्ता हंसता हुआ हाथ छुड़ा के चला जाता है, और जो सामान्य यानी जनमानस यानी भोली भाली जनता है वो लोगों के सामने मतलब मुंह लटकाए हुए खड़ी है लेकिन फिर आवाज नहीं कर पाती। वो वहां पे ये भी कहते हैं कि कैसे उनकी माँ जो है जिस उम्र में है, बगल वाली जो है मतलब कि जो खा पी के उसी सत्ता का आप कह देंगे कि पैसे को हथिया के अपने आप को, अपनी शरीर को इस तरीके से रखती है कि वो 16 साल की लग रही है, तो उनकी माँ उसी अवस्था में एक बिल्कुल बूढ़ी, उनके चेहरे पे पूरी झुर्रियां आ गई है। ये तुलनात्मक अध्ययन इन्होंने क्यों किया कि लोगों को समझ में आए कि क्या तुम इस बारीकी से चीजों को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। तो ये कहते हैं कि धूमिल आम आदमी की मजबूरी के बारे में कहते हैं कि सचमुच मजबूरी है मगर जिंदा रहने के लिए फालतू होना जरूरी है। धूमिल की कविताओं का विषय ज्यादातर राजनीति और राजनेता है क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में व्याप्त जो ये समस्याएं हैं, ये सामाजिक आर्थिक विसंगतियां हैं जिनसे ये सत्ता अपने आप को पीछे खींचता है कि हम इसके नहीं है। जनतंत्र में अगर देखें तो जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई, रोजगार, ये सब हर एक चीज बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजों के पीछे प्रकृतिजन्य कारण है, हम लोगों का कोई इसमें हाथ नहीं है। तो कहते हैं धूमिल लोकतंत्र की हकीकत के बारे में कि ना कोई प्रजा है ना कोई तंत्र है, यहाँ आदमी के खिलाफ आदमी का खुला षड्यंत्र है, आदमी ही आदमी के पीछे षड्यंत्र कर रहा है। अगर आपने आवाज उठा दी तो आप पे लगाम लगा दिया जाएगा, और नहीं तो आप सामने से ऐसे ही बिल्कुल गूंगे बहरे सब कुछ बन के सुनते रहो तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, बाद में आपको झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा। तो यहाँ ये कहते हैं कि अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसने जान मदारी की भाषा है। तो इस तरीके से धूमिल व्यवस्था की चक्की में पिस रहे हर एक व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उसके सामने, सबके सामने सजीव चित्रण करते हैं। कहते हैं कि नगर के मुख्य चौरस्ते पर शोक प्रस्ताव पारित हुए हिजड़ों ने भाषण दिए लिंग बोध पर, वेश्याओं ने कविताएं पढ़ी आत्मशोध पर, प्रेम में असफल छात्राएं अध्यापिकाएं बन गई और रिटायर्ड बूढ़े सर्वोदयी बन गए। आदमी की सबसे अच्छी नस्ल युद्धों में नष्ट हो गई, देश का सबसे अच्छा स्वास्थ्य विद्यालयों में संक्रामक रोग में ध्वस्त हो गया, सबसे अच्छे मस्तिष्क आराम कुर्सी पर चित्त पड़े हैं। तो इसमें इन्होंने बताया ना कि क्या एक स्थिति अगर आप देखो समाज में, कविताओं में उनका जो गांव खेवली है वो भी दिखता है, जो कि भारत के हर एक गांव की कहानी है। जैसे हम मैला आंचल में देखते हैं जो बदहाली की स्थिति, वो पूरे आप कह सकते हैं कि हर जगह वही स्थिति आप पूर्णिया का देखें। तो ये अपने खेवली के बारे में बताते हैं कि धूमिल जब शहर में नौकरी के लिए जाते हैं लेकिन उन्होंने देखा वहां पे कि गांव से वहां पे क्या अलग है, तो कहते हैं कि उसकी अच्छाई, बुराई, निर्माण और संघर्ष के न केवल साक्षी बल्कि सक्रिय भागीदार भी रहे। धूमिल खेवली की स्मृति में एक कवि से ज्यादा अपने व्यवहार के लिए जिंदा है, वो गांव की मिट्टी से सदैव जुड़े रहते हैं और नवस्वतंत्र भारत में आजादी की खुशी और सपनों के बीच किस तरह अपने गाँव और गाँव के आदमी को देखते हैं कि वो कैसे बदला है, तो उसकी साफ साफ पहचान धूमिल करते हैं कि मेरे गांव में हर रोज ऐसा होता है, नफरत की आड़ में चीजें अपना चेहरा उतार कर रख देती हैं। वक्त के फालतू हिस्सों में खेतों के भद्दे इशारे गूंजते हैं, ग्राम सभा की लालटेन का शीशा टूट चुका है, नलकूप की नालियां झरना हो गई हैं, उनमें जब लाठियां बहती और पानी की जगह आदमी का खून रिसता है। यानी भाईचारा, प्रेम, ये जो कहने की बातें हैं ना समाज में, वो कि गांव में एक संघर्ष, एक मुकदमेबाजी, एक आप आपस में ही कैसे टकराव की स्थिति में है जब आपके पास कुछ काम नहीं है। तो इन्होंने वो गांव का वर्णन किया है कि हमारे गांव की क्या स्थिति है, और ये एक जगह की नहीं है, वो सभी जगह की छीना झपटी वही वाली स्थिति है। अगर सब अपने आप में परिपूर्ण स्थिति में नहीं है तो फिर एक दूसरे का हक मारने के लिए सब यहाँ पे तैयार हैं। शोषण की महीन संरचनाओं को बेपर्दा करते हुए धूमिल कहते हैं लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, जो लोहार लोहा पीट पीट के वो कर रहा है उससे मत पूछो, पूछो तो जाके तुम उस घोड़े से जिसके मुंह में वो लगाम लगा है, वो जानेगा दर्द। धूमिल शोषित वर्ग की भुखमरी जनता व्यवस्था को चित्रित करते हुए कहते हैं कुल रोटी 3, खाने से पहले मुंह दुब्बर, पेट भर पानी पीता है और लजाता है, कुल रोटी 3 है, पहले उसे थाली खाती है फिर वो रोटी खाता है। और ये भी कहते हैं सामाजिक व्यवस्था का विरोध करते हुए कि जिसके पास थाली है हर भूखा आदमी उसके लिए सबसे भद्दी गाली है, हर तरफ कुआं है, हर तरफ खाई, यहाँ सिर्फ वह आदमी देश के करीब है जो या तो मूर्ख है या फिर गरीब है।
यानी वह मूर्ख है या गरीब है, क्योंकि बुद्धिजीवी तो प्रश्न करेगा। इतना ही नहीं रुकते, ये स्त्रियों के संदर्भ में भी बताते हैं कि जो 21वीं सदी की चर्चित दलित एवं स्त्री विमर्श के बीच जो है धूमिल की कविताओं में पूरी तलखी से आता है कि स्त्री पूंजी है, बीड़ी से लेकर बिस्तर तक विज्ञापन में फैली हुई है। यानी स्त्री को एक पूंजी के रूप में लोग देख रहे हैं, बीड़ी से लेकर बिस्तर तक विज्ञापन में वो फैली हुई है, उसको एक पूंजी की भांति आप प्रयोग में ला रहे हैं। धूमिल जो निस्तेज हो गई जनता है उनको बोलते हैं कि आवाज बनो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। तो वो अधिकार के लिए लड़ने के लिए जो अपनी आवाज में अभिव्यक्ति देते हैं कि अपनी आदतों में फूल की जगह पत्थर भरो, मासूमियत के हर तगाजे को ठोकर मार दो, अब वक्त आ गया है तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। अपनी कविता में जीवन के स्याह पक्ष को भी उजागर करते हुए कहते हैं, प्यास इतनी है कि मेरा दर्द मुझको पी रहा है, किंतु मेरे स्नेह का विश्वास मुझको जी रहा है, अन्यथा मैं थक चुका होता। तो कुल मिला के अगर आप देखिए ना कि जो व्यक्ति संसद से सड़क 1972 या 76 तक इनका आता है, कल सुनना मुझे 76 में आता है, संसद से सड़क में जो तीनों रचनाएं संकलित है 1972 में आता है। इसके अलावा सुदामे पांडे का प्रजातंत्र करके 1983 में इनकी रचना आती है। तत्कालीन समय में जो उपजी क्षोभ की स्थिति है, सामाजिक विसंगतियां हैं, षड्यंत्रकारी नीतियों को बेनकाब करता हुआ इनका सुदामा पांडे का लोकतंत्र ये रचना आता है। तो ये जो व्यक्ति है यानी धूमिल, अंततः आप देखते हैं कि हालत बहुत खराब होती है। मृत्यु की गोद में बैठकर भी बेबाकी से धूमिल साहित्य सृजन करते रहे हैं और 38 वर्ष की बेहद कम आयु में ये हिंदी साहित्य ने अपने यंगरी एंगमैन को खो दिया। यानी वो आज होते तो आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति जो उपजी है तो वो अपनी भावाभिव्यक्ति कैसे करते हैं। बहुत ही कम उम्र में 38 की उम्र में ही ब्रेन ट्यूमर से ये इनका असामयिक निधन हो जाता है और अत्यधिक संघर्ष में अल्प जीवन देकर भी उन्होंने साठोत्तरी हिंदी कविता कि दुनिया में जो मुद्दे उठाए हैं वो तत्कालीन समय में नहीं, आज के समय में भी प्रासंगिक है। वो जनता के बारे में बात करें, वो उनके कह सकते हैं जैसे उन्होंने कहा कि भेड़ चाल लोग चल रहे हैं या सांप्रदायिकता के मुद्दे पे लड़ा रहे हैं या भूखी जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्या मुद्दे ऐसे हैं कि उस समय तत्कालीन समय में प्रासंगिक नहीं थे या आज उसके भी 50 साल बाद लगभग देखो नहीं प्रासंगिक हो। यानी अगर वो 75 का मान लीजिए तो आज 2024 का क्या बहुत ही ज्यादा अंतर आ गया है। तो ऐसे ही बहुत ही बेबाकी से दिखने वाले थे सुदामा पांडे धूमिल, जो कि हमारे हिंदी साहित्य के आप कह सकते हैं कि एक ऐसे प्रख्यात साहित्यकार के रूप में रहे जो साठोत्तरी कविता में बहुचर्चित रूप में रहे। लेकिन उन्होंने अपने योगदान से तो बहुत कुछ मतलब जितना हो सका उतना दिया, लेकिन हिंदी साहित्य जगत उन्हें वो चीज़ नहीं दे पाया। तो आज के लिए हम इनकी चारों रचनाएं लगभग कंप्लीट कर लिए हैं। आप उनको चैनल पे देखते रहिए, बाकी और सारी हमने यूनिट में रचनाएं करा दी, उनको भी क्रम से देखते रहिए। धन्यवाद।